गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 3 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे जैनिज्म से। यहाँ पे हम लोग कुछ जैनिज्म के रिगार्डिंग जो आर्किटेक्चर है या कुछ स्कल्पचर हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश से भी एक न्यूज़ आती है फोसिल नेशनल पार्क, और एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है वो द हिंदू में भी कवर हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, तो इसको हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से भी कवर किया है। उसके अलावा रिंग ऑफ फायर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन से करेंगे। उसके अलावा कंपोजिट वल्केनो क्या होता है, शील्ड वल्केनो क्या होता है, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर अभी एक वल्केनिक इरप्शन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 2021 में वोल्केनिक इरप्शन के रिगार्डिंग यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम करेंगे जीएनओ। जीएनओ क्या होता है? ये होता है जी ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। तो दुनिया भर में ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर पिछले कुछ सालों से चेंज हो रहा है जब से यूएसए और चाइना के बीच में राइवलरी हुई है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो कई दिन का गैप आ गया था डीएनए में, उसके लिए आई अपोलोजाइज, क्योंकि कुछ पर्सनल काम आ गया था, कुछ इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो आप आई होप आपका नया साल अच्छा ही गया होगा। ठीक है। और आई होप आगे भी अच्छा जाए, कुछ अच्छा रेजोल्यूशन आपने लिया हो न्यू ईयर पे। लेकिन प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कल से मैं दिन में 15 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगी, है ना, अब से मैं दोस्तों से बात नहीं करूंगी, सारे सोशल मीडिया को डिलीट कर दिया है, कमरे के अंदर कुंडी लगा के बैठूंगी, 24 घंटे पढ़ाई करूंगा, वो सब नहीं। इम्प्रैक्टिकल होता है वो 2 दिन हो भी सकता है लेकिन तीसरे दिन जो है आप नहीं कर पाते उसको। तो कम से कम प्रैक्टिकल हो, है ना। प्रैक्टिकल हो, जैसे प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप ये बोलिए कि दिन में मुझे 2 आंसर लिखने हैं, ये प्रैक्टिकल है। चलो एक आंसर लिखना है, मुझे डेली एक आंसर लिखना है। डेली मुझे अपने नोट्स अपडेट करने हैं। डेली मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने ऑप्शनल को देना है, अगर आपकी वैसी तैयारी है तो इस तरह के थोड़े से प्रैक्टिकल दीजिए। तो छोटे छोटे गोल सेटअप करेंगे। उसके बाद कुछ लोग मैंने देखा है वो क्या करते हैं, साल में 2 बार रेजोल्यूशन करते हैं, मतलब 6 महीने का एक बार और 6 महीने का एक बार। कुछ लोग 3 3 महीने के भी करते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं, लगता है कि नहीं हो पा रहा तो उसको थोड़ा सा नेक्स्ट 3 मंथ में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन करिए। मेरे रेजोल्यूशन हर साल जो मैं इम्प्रैक्टिकल करता हूँ नहीं हो पाते हैं। हर साल सोचता हूँ कुछ ना कुछ एक नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखा जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम पे मुझे सिर्फ ताली बजाना आता है। तो आई होप, लेट्स होप कि इस साल मैं कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सुनूं, कुछ तबला या समथिंग समथिंग। ठीक है। आप भी अपना रेजोल्यूशन बताइए। आप तो स्टूडेंट हो, आपका रेजोल्यूशन पढ़ाई के आसपास ही होना चाहिए, है ना। चलिए, तो बात करते हैं, पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। 11th सेंचुरी जैन स्कल्पचर डिस्कवर्ड इन मैसूरू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से न्यूज स्टार्ट होती है। मैसूरू में, कर्नाटका में जो है 11th सेंचुरी सीई का जो एक स्कल्पचर यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। ये तो छोड़िए, मैसूरू इसके अलावा और किस चीज के लिए फेमस है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मजा आएगा। और ये जो स्कल्पचर मिला है इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ जैन तीर्थंकार। जैनिज्म के अंदर बहुत सारे तीर्थंकार होते थे। इनमें जो लास्ट तीर्थंकार थे वो महावीर जी थे। कुछ लोगों का ऐसा मानते हैं कि महावीर जी ने जैनिज्म की जो है स्थापना किया था, उसके फाउंडर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। महावीर जी बेसिकली तीर्थंकार थे। कौन से नंबर के थे? ही वॉज 23rd और 24th। आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताएं। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा ही है तो फिर तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्कल्पचर मिला है वो एक तीर्थंकार का है। हालांकि अ, अभी देखना बाकी है, इसके बारे में कुछ और रिसर्च होगी। However, determining its specific identity posed a challenge due to its absence of the symbol, which may have eroded, been damaged। मतलब जो जैन तीर्थंकर होते हैं उनको अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है, किसी को लोटस से, किसी को एलिफेंट से एंड ऑल दैट। उसी से उनका आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन इस तीर्थंकर का कोई सिंबल वगैरह भी हमें मिला नहीं है, तो इनके आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। हो सकता है वो सिंबल बनाया ही ना गया हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो गया हो। बहुत पुराना है ना यार, कम से कम 900 साल हो गए हैं। तो 900 ईयर और 1000 ईयर में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो जैनिज्म के बारे में देखिए, बेसिकली बात करें, देखिए जैनिज्म अपने में बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो ऑब्वियसली बात है, इसको 2 मिनट में डिस्कस हम नहीं कर सकते। तो आई एक्सपेक्ट, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा जाके डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ें। क्योंकि जब हम लोग इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं
तो इंडियन फिलोसफी में हमारे पास जो है आस्तिक और नास्तिक, है ना, दो ग्रुप होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। यहाँ पे नास्तिक आस्तिक मतलब ये नहीं है कि जो भगवान को मानता नहीं मानता, नो, वो अलग है। इंडियन फिलोसफी के हिसाब से आस्तिक उसको माना जाता है जो वेदों में बिलीव करता है, ठीक है। नास्तिक उसको माना जाता है जो नॉन वैदिक, यानी कि जो अगेंस्ट वेदास समझ लीजिए, या फिर जो वेदों में बिलीव नहीं करता है, ठीक है, उसको माना जाता है। हमारे यहाँ पे नास्तिक तीन स्कूल होते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक, ठीक है। बाकी हमारे पास जो है आस्तिक स्कूल होते हैं, छह आस्तिक स्कूल होते हैं। तो इसे हमारे यहाँ पे षड दर्शन भी कहते हैं, है ना, छह दर्शन की बात करते हैं। तो छह दर्शन जिसमें से जो है ये हो गए छह दर्शन हमारे पास, और ये दो हमारे पास नास्तिक हैं, चारवाक भी नास्तिक है। हालांकि चारवाक का हमारे पास कोई लिटरेचर नहीं है, एज सच कोई बुक नहीं है चारवाक की, लेकिन कुछ दूसरे फिलोसफर ने चारवाक को क्रिटिसाइज किया है। उस क्रिटिसिज्म से हमें पता चला है कि चारवाक की फिलॉसफी क्या थी। जैनिज्म बुद्धिज्म जो है दोनों ही वेदों में बिलीव नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको भी नास्तिक कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो जैनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। वर्धमान महावीर रिलीजियस सेक्ट रेफर्ड एज द निगंथा नतपुत्ता इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहां पे महावीर जी का जो सेक्ट है, उसको निगंथा नतपुत्ता कहा गया है, उसे प्रॉपर जैनिज्म नहीं कहा गया। हालांकि बाद में इसी फेथ को जैनिज्म के नाम से जाना गया। जैना माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऋषभ, महावीर जी को नहीं, ऋषभ को माना जाता है फाउंडर, जो कि पहले और ओरिजिनल तीर्थंकर हुआ करते थे। महावीर जी को जाना जाता है जीना के नाम से, जीन, ठीक है, जीना के नाम से जाना जाता है। जीना का मतलब होता है, जीन का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द सोल। देख, तो ये जो इंग्लिश वर्ड होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मतलब वैसे ये जीना नहीं है, जीना इसको इंग्लिश में लिखा गया है। अगर आप हिंदी की बात करें तो इसके जिन ही कहोगे, है ना। जैसे योगा, योग को बना दिया योगा। अरे योगा का कोई मतलब नहीं है। योग इज अ वर्ड जिसका एक एक्चुअल मतलब होता है यूनाइट करना, जोड़ना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है। तो सोल, है ना, तो ही इज कंसिडर्ड एज अ कंकरर ऑफ द सोल, जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया। ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू द बोथ सेकुलर एंड द मोनेस्टिक ग्रुप्स, है ना। तो महावीर जी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये जो जैनिज्म की जो जो टीचिंग्स थी और जैनिज्म का जो वे ऑफ स्टाइल था, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके आए, मोनेस्टिक भी और सेकुलर भी। मतलब एक आम आदमी जो होता है अपना घर वर बसाता है, उसके लिए भी, और जो मंक्स होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनके लिए भी। तो इन्होंने प्रॉपर ऑर्डर किया, और इसीलिए जो है महावीर जी को इतना महान माना जाता है। और जैनिज्म की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, टेनेंट्स हैं, जैसे नॉन वायलेंस जैनिज्म में बिल्कुल कोर में आता है, इससे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और जैसा कि लोग कहते हैं, बाकी दूसरे धर्मों में मोस्टली माना जाता है एक्सेप्ट बुद्धिज्म, कि दुनिया को कोई किसी ने बनाया था, है ना। अगर ऐसा माना जाता है कि अगर कहीं पे किसी चीज़ की क्रिएशन हुई है तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर होगा, लेकिन जैनिज्म जो है इस फिलोसफी को रिजेक्ट करता है, और आइडल वर्शिप वगैरह से, डेटी वर्शिप से बिल्कुल दूर रखता है ना। तो मतलब मूर्ति पूजा वगैरह किसी भी लेवल पे नहीं होनी चाहिए, और वैदिक जो रूल्स हैं उनको डिसअप्रूव करता है। ऑब्वियसली बात है। एक एक रिएक्शनरी, और आप मान के चलिए एक रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव भी नहीं बल्कि रिएक्शनरी एक जो है धर्म बना बाद में, है ना। तो उसके अलावा जैनिज्म असर्ट द अब्सेंस ऑफ द डेफिनेट बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे लोग कहते हैं ना, कह रहे बिग बैंग हुआ था, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स, एक दिन खत्म हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो जैनिज्म ये कहना है कि भाई कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, ठीक है, संसार हमेशा से था, हमेशा रहेगा। इट्स ऑल ड्यूलिज्म, है ना। ड्यूलिज्म का मतलब क्या है? एनर्जी एंड सब्सटेंस। जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं एनर्जी एंड मैटर, यहाँ पे कहा गया है सोल विच इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, एंड सब्सटेंस विच इज अजीवा। तो दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी है, जीव और अजीव। जीव मतलब जिसके अंदर जीवन होता है, अजीव मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं होता। जैसे मेरा लैपटॉप है, तो ये अजीव है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो जीव है, उसके अंदर एनर्जी है ना। तो ये उन्होंने बेसिकली कहा है। और उन्होंने कहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ जीवा एंड अजीवा जनरेट्स कर्मा, है ना। जीव और अजीव जब मिलते हैं तो वो कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं। अब पत्थर पड़ा हुआ है, अपने आप में तो पत्थर को एक्शन नहीं करता है ना। लेकिन जब जब एनर्जी मिलती है सब्सटेंस के साथ, मतलब एक डेड बॉडी है, वो अजीब है, उसके अंदर जैसे ही प्राण आएंगे
तो वो जीव हो जाती है। तो जीव और अजीव जब मिलेगी तो एक इंसान काम करता है, बेसिकली इनका मतलब ये है। एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, वो अजीव है, उसके अंदर सांस नहीं है, जीवन नहीं है। लेकिन अगर एक हरा भरा पेड़ होगा तो डेफिनेटली वो जीव और अजीव दोनों का मिक्सचर होगा, और वो एक्शन भी करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा, सोइल को फर्टाइल करेगा, वो सारी चीजें। और इन्होंने कहा है कि कर्मा के ये जो जन्म मृत्यु का जो पूरा सिस्टम है, इससे पार पाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। देखिए, जैनिज्म आत्मा वगैरह में ऐसा बिलीव नहीं करता है, लेकिन मतलब जैसे हम लोग हिंदुइज्म में आत्मा में बिलीव करते हैं, लेकिन री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं, अगले जन्म के अंदर बिलीव किया जाता है। और उसके और यहाँ पे जब मोक्ष की बात की जाती है, लिबरेशन की बात की जाती है, तो जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, इवन हिंदुइज्म में भी अ, जो मोक्ष की हम लोग बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग में चले जाओगे। स्वर्ग वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है इन धर्मों में। इनका मानना होता है कि जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है, साइकिल, उससे बाहर जाना है, उसे लिबरेशन कहा गया है। स्वर्ग जाना लिबरेशन नहीं है एज सच, ठीक है। और जैनिज्म किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ बर्थ लिखा हुआ है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन इनइक्वालिटी हो सकती है, लेकिन जन्म के आधार पे नहीं होगा। तो जो जैन मॉन्क्स होते हैं, जैन मंक को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, उसके लिए 5 जो है वो वाउस दिए गए हैं, जिसमें से नॉन वायलेंस है, ठीक है, नॉन स्टीलिंग अस्तेया, ट्रूथफुलनेस सत्य, सेलिबेसी ब्रह्मचार्य, और नॉन पोजेशन मतलब अपरगृह, भाई आप बाइक नहीं रखोगे, गाड़ियां नहीं रखोगे, कोई भी पोजेशन नहीं रखोगे, ठीक है। तो ये सब उनके अंदर कहा गया। तो ये 5 टीचिंग्स हैं। और टीचिंग्स का मतलब ये 5 इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली टीचिंग के बजाय इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एक बुद्धिस्ट मंक को फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए, तो जैन आर्ट और आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो देखें यहाँ पे, गोमातेश्वर टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में है, उदयगिरी खंदाईगिरी केव इन ओडिशा, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे भी जैनिज्म के बहुत सारे सिग्निफिकेंस मिलता है, जिसके अंदर पार्श्वनाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एलोरा केव्स, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे भी जैन केव्स आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए कमतेश्वर टेम्पल, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। ये जो ये वाली पिक्चर है वो दिलवाड़ा के टेम्पल्स है माउंट आबू में। ये जो है उदयगिरी केव्स आपके यहाँ पे दिख रही होंगी। ये खजुराहो के टेम्पल्स हैं, और ये इलोरा केव्स हैं। तो ये थोड़ा पिक्चर मैंने साइड बाय साइड आपको दिया हुआ है। उसके अलावा जैन स्कल्पचर की बात करें तो जैन स्कल्पचर भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और जैन स्कल्पचर्स में ज़्यादातर जो थीम होती है वो तीर्थंकार और यक्षाज यक्षिणी उनके लिए होती है। और बहुत बार सिंबल्स का यूज किया गया है, जैसे लोटस, स्वास्तिका, इनका यूज किया गया है। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर बहुत फेमस हुआ जैन स्कल्पचर के लिए। वहाँ पे बुद्धा की अलग अलग पोज बनाए गए, कुछ पोज ऐसे थे जो सीटिंग पोजीशन में थे, कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में थे, इस तरह की चीजें बनाई गई। उसके बाद जैसे स्कूल कंट्रीब्यूटेड रिलीव्स नोन एज द आयगप्ता, ठीक है, डिपिक्टिंग सीन लाइक जीना स्तूपा, स्वास्तिका, ट्विन फिश वगैरह। तो ये आपने थोड़ा याद रखना है, जो यहाँ पे किया गया था। कुछ एग्जाम्पल हैं जैन स्कल्पचर्स के, लोहानीपुर, गोपचाल, ठीक है, वसंतगढ़ एंड ऑल दैट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा सोच के लग रहा होगा कि सर इसको कैसे याद करेंगे, क्या ये याद करना जरूरी है? कलेक्टर बनना है ना, हाँ, तो कलेक्टर बनना है तो याद करना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। जो लोग बच्चे एमबीबीएस करते हैं, जो लोग सीए करते हैं, उनको पूछ के देखो कितना याद करना पड़ता है। उसके कंपैरिजन में यूपीएससी में फैक्ट याद करना तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर के कंपैरिजन में और चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंपैरिजन में। तो करना पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ोगे अपना भी याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी तो ऐसे ही आते हैं ना, नंबर लेने हैं तो याद करना ही पड़ेगा। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। आप बताइए जरा, ये टेक्स्ट है, ठीक है, इनमें से बताना है हमने कौन सा जैन टेक्स्ट है, बताइए आंसर। तो याद तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो, मार्क्स लेने हैं तो, सिलेक्शन होना है तो इसका कोई कोई उपचार नहीं है, कोई एस्केप नहीं है। याद करना है, बिल्कुल करना है, पीरियड खत्म। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म के टेक्स्ट वगैरह याद करो, स्कल्पचर कहाँ कहाँ मिलते हैं, टेम्पल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, थोड़ा याद तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे उठाया है। हिंदू में भी आया था, लेकिन वो तो अच्छे से डिटेलिंग नहीं था उसके अंदर। तो यहाँ देखिए जरा, ये मध्य प्रदेश है अपना, और यहाँ पे पड़ता है बाघ, ठीक है। इस जगह पे पड़ता है बाघ, एक जगह का नाम है, एनिमल का नाम नहीं है। तो मजे की बात ये है कि यहाँ पे रहती है भील ट्राइब।
ठीक है जी। भील ट्राइब, और भील ट्राइब में एक कम्युनिटी है जो एक पत्थर की पूजा किया करती थी, आज से नहीं, बहुत हजार सालों से। लेकिन अभी रिसेंटली पता चला कि जिस पत्थर की वो पूजा करते हैं, ये पिक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखिए जरा, इसके ऊपर ऐसे आंख वगैरह भी बना रखी है, बढ़िया एकदम। ठीक है। और वो कहते थे कि ये हमारी कुलदेवी है, और इसमें से जीवन निकलेगा, एक दिन हमारी कुलदेवी यहाँ से प्रकट होगी। और हजारों साल से उनको रखा हुआ है, वो पूजा करते हैं इसकी। और अभी पता चला कि भाई ये कोई कुलदेवी नहीं, ये तो एक डायनासोर का अंडा है। हाँ, वो बात अलग है कि उनको ये डायरेक्टली नहीं पता था डायनासोर का अंडा है, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि ये कुछ बड़ी खास चीज है। मतलब आप सोच के देखिए, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर वो जो ड्रैगन्स होते हैं ना, उनके अंडे संभाल के रखे जाते हैं कि इनमें से एक दिन ड्रैगन निकलेगा। तो ये एक आपके ट्राइबल्स हिस्टोरिकल कल्चरल बिलीफ्स हैं। उनके पुराने जमाने के बुजुर्गों को शायद पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। खैर वो तो एक अलग कहानी है, एग्जाम के लिए उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बट थिंग इज कि ये जो स्टोन डेटी है, वो मध्य प्रदेश में जो पाई गई, आपको जो याद रखना है, इट वॉज रिसीव्ड बाय द भील ट्राइब। एग्जाम में आपसे इसे पूछेगा कि रिसेंटली एग्स ऑफ अ डायनासोर वर फाउंड इन मध्य प्रदेश, दिस वाज वर्शिप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, तो उसमें आपको भील, गोंड वगैरह वो सब देगा। याद रखना आपने, भील ट्राइब मध्य प्रदेश में उसको पाया गया था। जगह का नाम है बाग, जगह का नाम है बाग। तो इस तरह की डिस्कवरी वहां पे हुई है। तो इसके बाद कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि इसको यूनेस्को जो है जियो पार्क डिक्लेयर करेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में बाग में ऑलरेडी एक डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करेगा और जियो पार्क का टैग इसको देगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे बना हुआ है जी? नर्मदा वैली के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर के फॉसिल्स पाए जाते हैं, ये पहला नहीं है। लेकिन इस तरह से अंडा जो मिला है और इतनी अच्छी शेप में, वो शायद पहली बार मिला है। उसके अलावा अगर आप देखें जो फॉसिल पार्क है, आपको पता ही है फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल का मतलब तो रिमेन होता है, किसी एनिमल के, किसी प्लांट के जो अवशेष होते हैं, बेसिकली उसको फॉसिल कहा जाता है। और इस फॉसिल पार्क में बहुत सारे जो है वो रिमेन्स पाए गए हैं। 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराने अलग अलग डायनासोर्स के जो है एग्स यहाँ पे मिलते हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है। 65 to 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड bone remains of sauropod and Abelsaurus dinosaurs, which are considered amongst the biggest terrestrial animal in the history। बिगेस्ट एनिमल जो धरती पे कभी चले थे, उनके अवशेष भी यहाँ पाए जाते हैं। 74 to 100 मिलियन शार्क फिश भी यहाँ पे पाई जाती है। शार्क फिश कहाँ? समंदर के अंदर होती है। इसका मतलब ये पूरा एरिया कभी इस जमाने में पानी के नीचे हुआ करता था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 70 मिलियन ईयर ओल्ड स्काई स्क्रैपिंग ट्रीज यहाँ पे पाए गए। 86 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलाइज्ड मरीन क्रिएचर्स यहाँ पे पाए गए नर्मदा वाटर के अंदर। इतनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो यूनेस्को जियो पार्क टैग इसको मिले, उसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन ये यूनेस्को जियो पार्क होता क्या है? इट्स अ सिंगल unified geographical area where sites and landscapes of the international geological significance are managed with a holistic concept of the protection, education and sustainable development। मतलब एक ऐसा एरिया होता है जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। चलिए, तो भील ट्राइब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे ही देता हूँ। भील ट्राइब इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है ट्राइब मानी जाती है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है। जो भील नाम जो है वो आया है बिल्लू से। बिल्लू, और बिल्लू का मतलब होता है बो, यानी कि जो धनुष होता है। क्योंकि जो भील ट्राइब के लोग हैं वो बहुत ही जबरदस्त आर्चर्स माने जाते हैं, बहुत जबरदस्त आर्चर्स माने जाते हैं। और भील की जो आइडेंटिटी है, जो रेशियल आइडेंटिटी है, वो द्रविड़न ग्रुप के साथ आप उसको मैच कर सकते हो। जहां पे एस्ट्रोलॉइड ग्रुप जो था, उसके साथ आप इसको मैच कर सकते हो। और इनकी जो लैंग्वेज है वो भी द्रविडियन ओरिजिन की है इंडो आर्यन ओरिजिन ओरिजिन की नहीं। और क्योंकि भील ट्राइब है, और पहले तो जंगलों में ही रहते थे सब, और आजकल तो नहीं रहते सब लोग जंगलों में। तो जैसे आयुर्वेदा डेवलप हुआ, इसी तरह से भील्स का एक अपना मेडिकल सिस्टम डेवलप हुआ।
जिसे जो है बुड़वा कहते हैं। ये अपनी याद रखना है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रैक्टिस इज इन यूज इन विच इन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो बुड़वा और वेदू, तो ये थोड़ा सा वैद से वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और हद वेदू, तो ये तो एक ही वो पार्ट है, वेदू और हद वेदू, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपने देख लेना है, ठीक है। यूजली वीमेन जो है वो साड़ी पहनती हैं। वीमेन पुट ऑन अ हैवी ऑर्नामेंट मेड ऑफ द सिल्वर ब्रास एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मॉन्स्टर क्वेक इन जापान लीव्स 48 डेड। तो जापान के अंदर भैया अर्थक्वेक आया है और थोड़ी सुनामी का इश्यूज भी वहां पे हुआ। 48 लोगों की डेथ हो गई है। और क्योंकि जो अर्थक्वेक था वो काफी बड़ा था, 7.5 जो है मैग्नीट्यूड का था, तो बहुत बड़ा हो जाता है इतना बड़ा अर्थक्वेक तो, ठीक है। बहुत सारी बिल्डिंग बिल्डिंग जल गई, सुनामी के चांसेस भी वहां पे बन गए अनफॉर्चुनेटली। तो ये सब चीजें हुई। उसके अलावा एक और चीज हुई, वोल्केनिक इरप्शन हुआ इंडोनेशिया में, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हम लोग एक साथ कवर करेंगे। जो इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, उस जगह का नाम है या उस माउंटेन का नाम है लियो तोबई, ठीक है। लियो तोबई, लाकी लाकी। एक्चुअली दो जगह हैं, एक है लियो तोबई, एक है लाकी लाकी। लेकिन आप इसके एक नाम से भी जान सकते हो, माउंट लियो ताबी लाकी लाकी। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा, वो थोड़ा फनी सा नाम है तो याद भी हो जाएगा आराम से। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है। जगह कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे है। इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको लाकी लाकी देखने को मिलेगा। और ये जो पूरी बेल्ट आपको नजर आ रही है ना, ये जो रेड कलर के आपको पीक्स नजर आ रहे हैं, ये सब सब के सब छोटे छोटे बड़े बड़े वोल्केनिक पीक हैं। 150 से ज्यादा वोल्केनिक पीक पाए जाते हैं इंडोनेशिया में, जो ऑल जो काफी एक्टिव हैं, जिनमें से 130 135 तो बहुत ही एक्टिव हैं। तो ये पूरी चेन ही एक्टिव वोल्केनोज की है, और यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो ये वोल्केनिक इरप्शन है वो स्ट्रेटो वोल्केनोज हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो मतलब इसको आप कंपोजिट वोल्केनो का नाम भी दे सकते हो। बताऊंगा आपको ये कैसे होता है। एक तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कौन से एरिया में पड़ता है, ईस्ट नुसा टेंगारा। और ये जो पार्ट है वो रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। जापान के अंदर जो अर्थक्वेक आया वो भी रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, और जो इंडोनेशिया के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वो भी रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। दुनिया के लगभग 70% से ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन और 70% के आसपास जो अर्थक्वेक हैं वो रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आते हैं। और इसका नाम इतना खतरनाक है, रिंग ऑफ फायर, ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड की वो जो कोई सीरीज है, वेब सीरीज है ना। तो ये है क्या रिंग ऑफ फायर, एक तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो यहाँ पे लिया गया है। तो ये जगह आप देखिए जरा, जहाँ पे डॉट्स है, ये अपना रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है, ठीक है। दिस इज योर रिंग ऑफ फायर। इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमारा ये पैसिफिक ओशन है बीच में, तो ये इसको कवर करता है बेसिकली। इसीलिए इसको पैसिफिक सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। 70% के आसपास अर्थक्वेक और ये सब यहाँ पे आता है। क्यों आता है उसका रीजन आपको आई थिंक एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हमारे यहाँ पे ये है पैसिफिक प्लेट, है ना, जो कि एक ओशियनिक प्लेट है। और ये पड़ती है हमारे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का एज जो है वो भी ओशियनिक है। तो एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है उसकी वजह से ये होता है ना। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे इस तरह से जाती है, सबसाइड करती है इस तरह से, तो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन जो है वो बाहर निकलते हैं। तो ये जो प्लेट है नीचे जाके मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद लावा जनरेट होता है स्थेनोस्फीयर में, फिर वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। और इसी वजह से यहाँ पे आइलैंड वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, जापान वगैरह वो सब आपका ऐसे ही बने हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आइलैंड हुआ करते थे शुरू में, बाद में जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और एक प्रॉपर कंट्री या कॉन्टिनेंट बन गया। इस तरह से काम करता है। तो क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट्स जो है वो अंदर जा रही हैं एक दूसरे के, जैसे ऊपर देखो तो आप इस तरफ से यूरेशियन प्लेट, यहाँ से पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे अगर आप देखो एक तरफ यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी तरफ जो है पैसिफिक प्लेट, तो ये प्लेट जो है ऐसे कन्वर्ज कर रही है बेसिकली। और जहाँ पे अर्थक्वेक होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, वहाँ पे अर्थक्वेक भी होगा। क्योंकि अर्थक्वेक क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। जहाँ एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे मिलेगा, अर्थक्वेक भी मिलेगा, वो भी मिलेगा।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर और पैसिव बेल्ट। तो 70% तो मिलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट में, बाकी 20% के आसपास पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन हिमालय वाली बेल्ट में। अर्थक्वेक नहीं, अर्थक्वेक नहीं, वोल्केनिक इरप्शन नहीं, अर्थक्वेक। हिमालय में अर्थक्वेक तो होते हैं ना, वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता। हिमालय में वोल्केनिक इरप्शन क्यों नहीं होता, ये अपने आप में ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी या बुक्स वगैरह पढ़ी हैं। नहीं अगर पता है आपको, तो भी मुझे कमेंट में बताइए कि बताइए जरा मुझे, तो कल मैं आपका एक्सप्लेन करूंगा हिमालय के अंदर वोल्केनिक इरप्शन क्यों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो कल का टॉपिक है। खैर, तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है इंडोनेशिया में, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है, आप इसे कंपोजिट वोल्केनो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली देखिए, ये जो है हमारे हैं स्ट्रेटो वोल्केनोस। इसके अंदर ये है आपका कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है जी, ये है आपका सिंडर कोन वोल्केनो, ये है आपका शील्ड वोल्केनो, ये है आपका लावा डोम। ठीक है, इन दो पे फोकस करिए, कंपोजिट वोल्केनो और शील्ड वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो का जो मैग्मा होता है वो यूजली एसिडिक होता है। शील्ड वोल्केनो का जो मैग्मा होता है वो बेसिक नेचर का होता है। एसिडिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बेसिक वाले में सिलिका कंटेंट काफी कम होता है। एक तो बेसिकली ये फर्क होता है। जो एसिडिक मैग्मा वाला जो इरप्शन होता है वो वर्टिकली बहुत ज्यादा राइज करता है, हॉरिजॉन्टली कम करता है। लेकिन शील्ड वाला हॉरिजॉन्टली ज्यादा करता है, वर्टिकली कम करता है। लेकिन बात करें कंपोजिट वोल्केनो की, जिसे स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर्स। तो इसके अंदर अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये ब्लैक लेयर है, फिर थोड़ी ग्रे है, वाइट, फिर ब्लैक है, ग्रे है एंड ऑल दैट। इस तरह से अलग अलग लेयर्स में देखने को मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट वोल्केनो या फिर स्टैटिक वोल्केनो। ठीक है, तो जैसे हुआ ये नीचे से मैग्मा आया एक बार धीरे से, उस मैग्मा ने जो है वो बाहर आया, सॉलिडिफाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आएगी, फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेयर आएगी, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। तो इस तरह से आता रहता है। तो एक लेयर मैग्मा की होती है, दूसरी लेयर जो है वो ऐश की होती है, जो वेजिटेशन वगैरह होती है, जो राख होती है वो जल जाती है। फिर से मैग्मा होता है, फिर से ऐश होती है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसे हम लोग कंपोजिट वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। माउंट हेलिन्स हेलेंस ये अमेरिका में है, माउंट रेनियर अमेरिका में है, माउंट फुजी, मिरापी, गेलर्स, कैटोपॉक्सी साउथ अमेरिका में है, माउंट अकांकागुआ। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि कंपोजिट वोल्केनो के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही शील्ड वोल्केनो के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हवाई आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन में, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। माउंट किया, माउंट लिया, माउंट मोना, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट दिस कंपोजिट वोल्केनो। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आपको आया होगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे आज के एडिटोरियल पे। एडिटोरियल बात करता है जीएनओ की। जीएनओ मतलब ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर देखा जाए, 1945 में हुआ था, बहुत साल हो गए हैं। दुनिया में देखो छोटे मोटे इश्यूज तो चलते रहते हैं, लेकिन लार्ज स्केल वर्ल्ड वॉर अभी तक हुआ नहीं। जबकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ। सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर दो वर्ल्ड वॉर हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिए। लेकिन अभी कितने साल हो गए हैं, है ना? अ, मतलब 75 ईयर्स हो गए हैं, हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। इस और यूजली दुनिया में आप पीस मान सकते हो, है ना? छोटी छोटी चीजें तो होती रहती हैं, कभी अफगानिस्तान, इराक, इसराइल, वो सब। लेकिन लार्ज स्केल नहीं हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, तो न्यूक्लियर वॉर की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी बनी थी, लेकिन वो अभी वो चेंज होते हुए नजर आ रही है। तो आर्टिकल ये कहता है किसी भी चीज को एक्सेप्टेंस या उसकी लेजिटिमेसी दो चीजों पे डिपेंड करती है दुनिया भर में। पहली बात तो जो दुनिया की मेजर पावर्स हैं, जो मेजर पावर जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, उनके बीच में सहमति होनी चाहिए कि हाँ भाई, हम शांति चाहते हैं, है ना? गांव में दो तीन चार जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड होते हैं, जो अपने आप को पहलवान समझ रहे हैं, उनके बीच में अगर एक माहौल बन गया बढ़िया, तो पूरे गांव में शांति रहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये
कि उसका अग्रीमेंट जो भी उन्होंने किया है अपने बीच में, वो ऐसा होना चाहिए कि फिर दुनिया में शांति के लिए होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कल को अमेरिका, चाइना, रशिया मिलकर ये बोलें कि चलो पूरी दुनिया को खत्म कर दो। नहीं नहीं, उससे शांति नहीं बनेगी। एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि देखो भाई, लड़ना थोड़ा बहुत झगड़ा ठीक है, लेकिन कम से कम चाकू छुरी मत चलाओ, है ना, गाली गलौज कर लो चलेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी दुनिया भर में शांति जो है वो बनी रह सकती है दो तरीके से। अब इतने सालों से वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, कोल्ड वॉर के दौरान जब माहौल बहुत खराब था यूएसए के बीच में, यूएसएसआर के बीच में, उन्होंने शांति से काम लिया। हालांकि लड़ाई कभी भी हो सकती थी, माहौल बहुत खराब था, फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी जो कि उन्होंने संभाल के रखी। जैसे जब 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में सेटअप कर दिया था, और उस समय दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बहुत क्लोज आ चुकी थी। लेकिन थैंक्स टू यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने भाई को भेजा, रॉबर्ट कैनेडी को, रशिया में। और रशिया में जो वहां के प्रेसिडेंट थे मिस्टर निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने भी समझा कि यार, नुकसान तो दोनों का ही होगा। अगर तुम एक बम मारोगे तो ये भी चार बम मारेंगे। तो जिसे मैड डॉक्ट्रिन कहते हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो दोनों ने इस बात को रियलाइज किया और उनके बीच में एक सीक्रेट ट्रीटी हुई। उस सीक्रेट ट्रीटी का नतीजा ये निकला कि रशिया ने क्यूबा से अपने मिसाइल वापस बुलाए, और जो टर्की वगैरह में, उधर यूरोप में जो अमेरिका ने अपनी मिसाइल को तैनात कर रखा था, उनको वापस बुलाया। तो इससे दुनिया में एक पीस जो है वो इंश्योर हुआ। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सा सिस्टम वहां पे बना। फिर 1963 में एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई बिटवीन यूएस एंड बिटवीन यूएसएसआर, कि भाई अगर दोनों के प्रेसिडेंट को आपस में बात करनी है तो वो तुरंत फोन पे बात करें। ठीक है, फोन पे बात करने से बहुत चीजें सोल्व हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, तीसरा आदमी आपके घर में आके आग लगाने की कोशिश करता है और आप आपसे बात ही नहीं करते हो, तो पहले बात करके क्लियर तो करिए। तो 1963 में एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई, और उसके बाद कई ऐसी कोशिश की गई दुनिया भर में, कि जिससे शांति का माहौल यहाँ पे बने। लेकिन अच्छा, एक स्लाइड यहाँ पे जो है वो कहीं गायब हो गई शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा। तो जैसे स्टार्ट ट्रीटी की गई, ठीक है, उसके बाद एनएसजी ग्रुप बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की गई, हालांकि इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे कभी साइन नहीं किया। लेकिन ये सारे प्रयास किस लिए हो रहे थे? ये इसीलिए हो रहे थे ताकि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स आगे ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको टेस्ट ना करें। जैसे जब एनएसजी ग्रुप बनाया गया था, सॉरी एनपीटी ग्रुप बनाया गया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, तो ऐसा माना गया था कि 2020 तक लगभग दुनिया में 20 से 25 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। आज तो जो परमानेंट फाइव हैं या तो उनके पास हैं, जैसे इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया, इनके पास हैं। तो दुनिया में 9 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, जबकि अंदाजा लगाया गया था 20 कंट्रीज के पास होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल स्टेप्स लिए गए थे वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल तो हुए हैं। लेकिन ये माहौल अभी बदलता नजर आ रहा है। इसका एक रीजन है अमेरिका चाइना के बीच में जो रिलेशन खराब हुए हैं। लेकिन ये कोल्ड वॉर जैसा नहीं है। कोल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, लेकिन चाइना और अमेरिका बहुत चीजों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनकी ट्रेड आपस में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी माहौल बदल रहा है। जैसे 2019 में अमेरिका में उस समय मिस्टर ट्रम्प हुआ करते थे, उन्होंने आईएनएफ ट्रीटी से अपने आप को बाहर कर दिया, ये कह के कि रशिया इसको वायलेट कर रहा है। तो कुछ गड़बड़ी यहाँ से शुरू हुई। अमेरिका के बीच में और रशिया के बीच में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी में इन्होंने क्या कर रखा है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को लिमिट कर रखा है। लेकिन 2026 के बाद शायद ये रिन्यू ना हो पाए, ये भी बड़ी दिक्कत है। और उसके अलावा रशिया ने सीटीबीटी को भी जो वो है डी रेटिफाई कर दिया। और ये जो टेक्निक है न्यूक्लियर वेपन वगैरह की, बहुत पुरानी टेक्निक है ना। तो अमेरिका का ये कहना है कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करूंगा। ये सारी दिक्कतें हुई। पास्ट में भी अगर देखें, 1960 70s में जब इसराइल न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, अमेरिका ने उसको इग्नोर कर दिया। फिर बाद में चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी। अभी देखा होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के बीच में एक ओकस डील हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को कुछ न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स दी जाएंगी, है ना। और अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है,
उसमें रशिया ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को थोड़ा अपडेट करने की बात कही है। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा ग्लोबल न्यूक्लियर जो ऑर्डर है वो चेंज होता नजर आ रहा है। थोड़े समय पहले सिपरी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि चाइना बहुत स्पीड के साथ अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है, उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। तो ये कुछ इश्यूज यहाँ पे हैं जो कि बेसिकली होने नहीं चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोप को भी अगर आप देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए मोस्टली अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो अमेरिका की पॉलिसी खुद चेंज हो गई है, इनवर्ड हो गया है आउटवर्ड की बजाय। तो अमेरिका को जो यूरोप को जो गारंटी मिलती थी अमेरिका की तरफ से वो कम होने की वजह से अब यूरोप के अंदर भी टेंशन है। देखो, अगर जापान चाहे, साउथ कोरिया चाहे, ताइवान चाहिए, चाहे अगर, तो आज उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो 4-5 साल में न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर, है ना। तो ये चीजें जो समाज में बदल रही हैं अभी देश में, दुनिया में, तो इससे जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर चला आ रहा था वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो कि दुनिया के लिए कहीं ना कहीं डेंजरस है। तो जो वर्ल्ड ग्लोबल पावर्स है उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।